अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो संस्कृत व्याकरण में हम पढ़ रहे थे प्रत्यय। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इक्त प्रत्यय, तो आज मैं पढ़ाऊंगा आपको इक्तवतु प्रत्यय। तो आइए पढ़ते हैं इक्तवतु प्रत्यय। हमारा विषय है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण हमारा टॉपिक है प्रत्यय। इससे पहले आपने का नंबर पढ़ा हुआ है इक्त प्रत्यय, यानी कृत प्रत्यय के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। तो आज पढ़ते हैं हम खा नंबर इक्तवतु प्रत्यय। प्रत्यय ये भी भूतकालिक ही है। भूतकालिक यानी भूतकाल का अर्थ देता है। ठीक है, तो पहला नंबर धातुओं में इक्तवत प्रत्यय का प्रयोग होने पर यह भूतकाल का अर्थ देता है। अर्थ देता है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है कि यह प्रत्यय कर्तृवाच्य इसके पहले के लेक्चर में आपने पढ़ा था कि जो इक्त प्रत्यय है वो कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयुक्त होता है, लेकिन जो इक्तवत प्रत्यय है ये कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होता है। जबकि दोनों प्रत्यय यानी इक्त प्रत्यय और इक्तवत प्रत्यय दोनों भूतकालिक है। तो यह प्रत्यय कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होता है। समझ आ गया? यानी एक्टिव वॉइस में प्रयुक्त होता है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है जो क्रिया है वो किस प्रकार प्रयुक्त होती है। क्रिया में कर्ता के अनुसार ही, यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार ही लिंग एवं वचन, तीन लिंग होते हैं संस्कृत में, पता है आपको, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तीन वचन होते हैं, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।
तो इनका प्रयोग जो है क्रिया में कर्ता के अनुसार ही होता है, अर्थात क्रिया में कर्ता के अनुसार ही लिंग एवं वचन का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्रिया के रूप तीनों लिंगों में होते हैं। क्रिया के रूप तीनों लिंगों में होते हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है कि कर्ता प्रथमा विभक्ति में कर्ता जो है किस विभक्ति में होता है? प्रथमा विभक्ति में। और जो कर्म है वो द्वितीया विभक्ति में। ठीक है, कर्ता प्रथमा विभक्ति में, कर्म द्वितीया विभक्ति में। द्वितीया विभक्ति में एवं क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। एवं क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। कर्ता के अनुसार होती है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या है? इसके जो है रूप किस तरह से चलते हैं? तो रूप पुल्लिंग में भगवत की तरह, भगवत की तरह। ठीक है, स्त्रीलिंग में नदी की तरह, पुल्लिंग में भगवत की तरह। स्त्रीलिंग में नदी की तरह। और नपुंसक लिंग में नपुंसक लिंग में जगत की तरह प्रयुक्त होते हैं, यानी यूज किए जाते हैं। ठीक है, प्रयुक्त होते। नपुंसक लिंग में जगत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह। समझ आ गई होगी बात? क्लियर है ना? एक पॉइंट और देख लीजिए। जब प्रत्यय जुड़ जाता है तो शब्द क्या बनता है, क्या शेष रहता है? प्रत्यय जुड़ जाने पर, प्रत्यय जुड़ जाने पर तावत
शेष रहता है। ये तो हो गई इसकी विशेषताएं, ठीक है, इक्तवत प्रत्यय की। अब पहले इसके उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण देखिए, राम ने पुस्तक पढ़ी। तो आप देख रहे हैं कि भूतकाल का है, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। राम ने पुस्तक पढ़ी, तो इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? रामः। अब देखिए, कर्ता प्रथमा विभक्ति में आया, कर्म यानी पुस्तक द्वितीया में आएगा पुस्तकम। पुस्तकम पठितवत। रामः पुस्तकम, सॉरी, पठितवान। क्लियर? समझ आ गया होगा? इसी तरह से नेहा ने पुस्तक पढ़ी। अब ये स्त्रीलिंग है, पुस्तक पढ़ी, तो ये हो जाएगा पठितवती। समझ में आया? नेहा पुस्तकम पठितवती। नेहा पुस्तकम पठितवती। अब तीसरा उदाहरण एक नपुंसक का लिंग का देख लेते हैं, इधर लिख देते हैं हम, ठीक है। पेड़ से पत्ता गिरा। तो अब यहाँ देख रहे हैं आप कि सेपरेशन है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, अलगाव है। तो आप जानते हैं पहले कारक और विभक्तियों के लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं कि जब कहीं कोई चीज किसी चीज से अलग होती है तो सूत्र लागू होता है ध्रुवम पाए अपादानम, यानी अपादान कारक। जहाँ अलगाव निश्चित होता है, सेपरेशन निश्चित है, वहाँ जो है अपादान कारक होता है, और अपादान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो वृक्षात प्रथमा विभक्ति में ही है। अगर विभक्ति की बात करें, सॉरी, वचन की बात करें, एक वचन है, कर्ता में एक वचन है, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन, वृक्षात, कर्म द्वितीया में यानी पत्रम पतितवत, ठीक है। तो वान वती वत, ठीक है। तो वृक्षात पत्रम पतितवत। तो इस तरह से आपने देखा कि वान जो लगता है वो पुल्लिंग में लगता है, वती स्त्रीलिंग में, और वत नपुंसक लिंग में, ठीक। तो इस तरह से ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब क्रिया में किस तरह से प्रयुक्त होंगे उसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो फिर उसी तरह से एक टेबल टाइप की बना लेते हैं। धातु, धातु का अर्थ यानी धातु माने क्रिया, उस क्रिया का अर्थ क्या हुआ?
अब इसमें हम प्रत्यय कौन सा जोड़ रहे हैं धातु में, फिर इसके बाद पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, पुल्लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग कहते हैं नॉन लिविंग थिंग को। अब संस्कृत में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सजीव हुए हैं, संस्कृत में कुछ शब्द ऐसे हैं जो सजीव हैं लेकिन उनको नपुंसक लिंग में रखा गया है। तो आइए सबसे पहले हम क्रिया देखते हैं, यानी धातु पठ है हमारी, क्या है, पठ, अर्थ है पढ़ना। प्रत्यय हम कौन सा जोड़ रहे हैं, इक्तुवतु, इक्तुवतु, ध्यान दीजिएगा, इसको इक्तुवतु पढ़ा जाता है। ठीक है, और पुल्लिंग में हम जब जोड़ेंगे यानी पठ धातु में इक्तुवतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पठितवान, पठितवान, पठितवती, पठितवती और पठितवत, पठितवत। समझ में आ गया होगा किस तरह से प्रत्यय लगता है धातु में। दूसरी धातु है गम। गम मीन्स आप जानते हैं, जाना। जैसे कि आपने पढ़ा होगा लट लकार में, गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छथा गच्छत गच्छामि गच्छावा गच्छामा। ठीक है, इस तरह से इसके रूप चलते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में। तो गम माने होता है जाना। अब जब इक्तुवत प्रत्यय लग जाएगा तो क्या हो बनेगा, गम मीन्स जाना, प्रत्यय है हमारा इक्तुवत। तो पुल्लिंग में बनेगा गतवान, 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 गतवती। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग नवीन शब्दों की रचना के लिए किया जाता है, जहां हमें अनुवाद में जिस हिसाब से जरूरत होती है। तो गतवान, गतवती, गतुवत। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब अगली धातु है दा। दा माने होता है देना। ठीक है, अब इसके शब्द कैसे बनेंगे, दत्तवान, सॉरी प्रत्यय है इक्तुवतु, इक्तुवत, दत्तवान, दत्तवती, दत्तवती और दत्तवत। ठीक है, एक उदाहरण और देख लीजिए। पा माने होता है पीना, पा, पीना। इक्तुवत प्रत्यय हम जोड़ रहे हैं इक्तुवत। तो शब्द क्या बनेंगे, पीतवान, पीतवान, पीतवती, पीतवत। क्लियर हो गया। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, समाधान करूँगा। तो भाई नए छात्रों से एक बार फिर
मेरा अनुरोध कि मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को जल्दी से सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें। तो आपके लिए अच्छे भविष्य की अच्छी उम्मीदों के साथ मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी। तो अच्छी शुभकामनाओं के साथ अंतिम विदाई।